हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शंखनाद सीरीज का जो दूसरा, यानी हम लोग इस शंखनाद सीरीज का दूसरा चैप्टर होगा। लेकिन आप लोग का एनसीईआरटी बुक जो है, यानी क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी बुक है, उस बुक का पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो शंखनाद सीरीज चल रहा है और शंखनाद सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों को जहां से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों का है ट्रिगो, यानी त्रिकोणमिति। 8 अध्याय, तो 8 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है और 8 अध्याय के एक एक प्रश्न पे और एक एक फॉर्मूला को हम लोगों ने बारीकी से उसको चर्चा किया हुआ है और उसको निष्कर्ष किया हुआ है और सारे प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। और अगर आप उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आपको इसके ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको इकट्ठे मिल जाएगा। हम लोग जानेंगे कि संख्या, जहां से मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है, तो मैथमेटिक्स की शुरुआत कहां से होती है? संख्याओं से शुरू होती है, अंक से शुरू होता है। तो हम लोग इन सभी छोटी छोटी चीजों को जानेंगे पहले। लेकिन आज टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से कहां से प्रश्न बनते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मैं अगर बात करूं तो इस चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या से आप लोगों को वास्तविक संख्या से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, यानी एक नंबर के एक अंक वाले प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न एक अंक वाले बनते हैं और कुछ प्रश्न 2 अंक वाले भी बनते हैं। कुछ प्रश्न 1 अंक वाले और कुछ प्रश्न जो है 2 अंक वाले प्रश्न इसमें से बनते हैं। 5 अंक वाले यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बनता है इसमें। लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ से आप लोग को क्या पूछा जाता है? वस्तुनिष्ठ। क्या पूछा जाता है? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाता है जो 2 नंबर में आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि ये वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का होता है और लघु उत्तरीय यानी कितने अंक के होते हैं? ये 2 अंक के होते हैं। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस वास्तविक संख्या में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। तो इस संख्या में, वास्तविक संख्या में, इस चैप्टर में हम जानेंगे सबसे पहले संख्याओं और अंकों के बारे में कि संख्या क्या है, अंक क्या है, क्योंकि गणित का शुरुआत तो संख्या और अंकों से ही होगा। तो उसके बाद बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ये एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के माध्यम से हम लोग मसा निकालना सीखेंगे। यानी मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में HCF। क्या बोलते हैं? HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालना सीखेंगे। तीसरा चीज क्या जानेंगे कि हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा तथा लसा ज्ञात करना। ये भी एक मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं। इससे हम HCF भी निकालते हैं और लसा यानी LCM भी हम निकालेंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, जैसे कि जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं तो सिद्ध करना है हमें कि परिमेय संख्या, जैसे √5 हो गया, तो इसे हमें सिद्ध करना है कि कैसे अपरिमेय है या परिमेय है। तो इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या के बारे में कुछ प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कौन शांत है, अशांत है। इस तरीके से हम लोग इन सभी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं इस अध्याय में, यानी पहले अध्याय में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं अब हम लोग इसको मिटाते हैं और बात करेंगे संख्याओं और अंकों के बारे में। चर्चा करेंगे क्या है अंक और क्या संख्या है। तो आइए एक एक करके हम सभी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए ये हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमें जानना है। अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं,
तो आपका जवाब क्या होगा? तो वह आप कहेंगे कि वास्तविक संख्या ये सभी संख्याओं का एक समूह है। जैसे सभी संख्या मतलब मैं बात करूं पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, या सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, जितने भी संख्याएं होते हैं, दशमलव में होते हैं, भिन्न में होते हैं, माइनस में होते हैं, प्लस में होते हैं, तो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को मिलाकर एक समूह अगर बना दिया जाए तो वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार की संख्या है, वो चाहे सम हो, विषम हो, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, इस सभी संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अंक क्या है। अगर मैं बात करूं अंक यानी डिजिट, तो सबसे पहले कोई भी संख्या बनाना हो या कोई भी गणित बनाना हो, गणित का कोई सवाल बनाना हो, तो हम अंकों से ही शुरू करते हैं। तो अंक क्या है, तो और अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए अंक जो होते हैं, मैं अगर बात करूं तो अंक आपके जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है इसको हम अंक बोलते हैं। यानी 0 से लेकर के 9 तक की जो नंबर है, जो अंक है, ये संख्या जो है ना, ये संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम अंक बोलते हैं, संख्या नहीं बोल सकते इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर बोलेंगे। यानी 0 से लेकर के 9 तक क्या बोलते हैं? ये अंक बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? अंक। अब इन्हीं अंकों को मिलाकर के और संख्याओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं संख्या क्या है। यानी अगर बात करते हैं संख्या की, संख्या यानी हम इसको बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। तो यहां पे इसका परिभाषा क्या बनेगा कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर, 2 या 2 से अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। मिलने से एक संख्या का निर्माण होता है। दो या 2 से अधिक जब अंक मिलेंगे तो एक नया संख्या बनता है। जैसे अगर बात करें, इसमें से कोई भी अंक आप उठा लीजिए या कोई संख्या आप बता दीजिए। तो अगर मैं लिखूं 65, तो 65 यानी 75 क्या है? तो आप कहेंगे एक संख्या है। अब इस संख्या को बनाने के लिए 2 अंकों को भाग लेना पड़ा है। एक अंक जो है 7 अलग हो गया है, 5 जो है अलग हो गया है। तो 5 और 7 को मिलने से जो संख्या बना है वो बना है 75। तो इसमें 2 अंक आ गए। इसमें कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। तो यहाँ पे 7 एक अंक है और 5 भी क्या है? अंक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 10 अंक है या संख्या, तो हम 10 को भी संख्या बोलेंगे क्योंकि इसमें भी 2 अंक आए हुए हैं, शामिल हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो एक अलग एक अंक हो गया, 0 एक अलग अंक हो गया, 0 एक अलग अंक हो गया, 1 अलग अंक हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। या मैं अगर बात करूं 775 बनाना हो या 765 बनाना हो, तो 765 क्या है? 765 आप कहेंगे एक संख्या है। तो इन संख्याओं को बनाने के लिए, यानी इस संख्या को बनाने के लिए इसमें से कितने अंक, इसमें कितने अंक को भाग लेना पड़ा है? तो आप कहेंगे कि इसमें 3 अंकों को भाग लेना पड़ा है।
इसमें पहला अंक क्या हो गया 7 अलग अंक हो गया, 6 एक अलग अंक हो गया और 5 एक जो है अलग अंक हो गया। तो इस तरीके से 2 या 2 से इसमें कितने अंकों को भाग लेना पड़ा है 3 अंक को भाग लेना पड़ा है एक संख्या को बनाने के लिए, यानी 765 को बनाने के लिए। तो आपका ये परिभाषा जो है हम लोग क्या लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलने से एक संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अंक और संख्या में जो अंतर है आप सभी लोग समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग जैसे में इसको उतार सकते हैं, आप लोग इसको एग्जाम्पल में उतार सकते हैं, जैसे में उतार सकते हैं, 75 हो गया, 10 हो गया, 765, आप कुछ भी बना सकते हैं जो 10 से ऊपर है। अब बात करते हैं कि अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्याओं के सभी प्रकार के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या या हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है बताएंगे। तो आप सभी लोगों को पता है प्राकृत संख्या वो संख्या है जिसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने में करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जितने भी बेंच हैं जो बैठने वाले, इन सभी बेंच को अगर गिनना है तो शुरू कहां से करेंगे हम लोग? तो आप कहेंगे शुरू 1 से करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि गिनती की जो संख्या है उसी को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका परिभाषा, गिनती की संख्याओं को गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और अगर बात करें जैसे तो आप उठा लीजिए, शुरू कहां से होता है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? अनंत तक। ये है हमारा प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होता है और अनंत पे समाप्त होता है। 1 से शुरू होकर के अनंत पे खत्म होता है। तो ये क्या है? हमारा प्राकृत संख्या है। ये हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। अब बात करते हैं, अब इसमें से हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या। अगर बात की जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है ना ये अनंत हो जाएगा। इसमें फिक्स नहीं है कि कौन सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होता है। तो ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में।
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने प्राकृत संख्या अभी देखा है, पढ़ा है, उसी प्राकृत संख्या में केवल हम जीरो को शामिल कर ले। किसको शामिल कर ले? जीरो को। तो क्या बन जाएगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी जीरो के बिना अपूर्ण है प्राकृत संख्या, पूर्ण बन जाएगा जब उसमें जीरो शामिल हो जाएगा। तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या के समूह में जीरो, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो, यानी हम इसको क्या बोलते हैं? शून्य शामिल हो जाता है, तब उसे, या हम लिख सकते हैं तब उस समूह को, उस समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य शामिल हो जाता है, जीरो शामिल हो जाता है, तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, हम लोगों ने लिखा था, हम लोगों ने प्राकृत संख्या लिखा था 1 2 3 4 5, इस तरीके से अनंत तक। तो ये भी अनंत तक होगा, लेकिन बस इसमें क्या हो जाएगा? जीरो शामिल हो जाएगा। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं था और इसमें जीरो शामिल हो गया, तो ये होल नंबर बन गया। क्या बन गया? होल नंबर बन गया। अगर मैं बात करूं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? उसका अनंत होता है, उसका मतलब लिमिट नहीं है। उसके बाद करते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से अगर बने, आप लोगों से पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ये बन सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? दूसरा प्रश्न बनेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन तो आ रहा है कि सभी प्राकृत संख्या कौन थी? तो हम लोग प्राकृत संख्या को यहां से लेकर के इस तरीके से 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या था? प्राकृत संख्या था। और प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, यानी पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृत संख्या समाहित है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, सही बात है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है।
ये प्रश्न जो है सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर में आ जाता है। वही अगर मैं बात करूं क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ये सवाल गलत इसलिए हो जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या जो है ना वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए सब है लेकिन जीरो नहीं है। ये जो पूर्ण संख्या है क्या इसमें है? क्या ये तो प्राकृतिक संख्या है? क्या प्राकृतिक संख्या में सभी पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि जीरो इसमें शामिल नहीं है। तो केवल जीरो की वजह से ये जो प्रश्न है ना गलत हो जाएगा। जीरो को छोड़कर के सभी पूर्ण संख्या जो है ना प्राकृतिक संख्या में शामिल होते हैं, लेकिन जीरो शामिल नहीं होता। इसलिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न कह रहा है सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या तो है नहीं, इसलिए ये जो प्रश्न है गलत हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक और जानते हैं अगली संख्या क्या है। अब बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की अगर बात करें, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है? अब पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या में सभी आ जाएंगे। इसमें पूर्णांक संख्या में हम बोल सकते हैं कि जब पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव प्राकृतिक संख्या को भी जोड़ लिया जाए, यानी ऋणात्मक वाले प्राकृतिक संख्या। अब इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक समूह में सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्ण संख्याओं के समूह में हम सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक मतलब कि जो माइनस में, प्राकृतिक संख्या तो है प्लस में होता है, लेकिन अगर उन्हीं सभी प्राकृतिक संख्याओं को माइनस करके भी जोड़ लिया जाए, उसमें शामिल कर लिया जाए, तो वो पूर्णांक बन जाएगा। किसमें? पूर्ण संख्या में। अब पूर्ण संख्या कहां से? देखिए जैसे अगर बात किया जाए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो जीरो से स्टार्ट होता है, और जीरो से शुरू होकर के कहां तक जाता है? तो अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। अब इसमें ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, तो इसको अगर इधर में नेगेटिव में भी ले ले, ऋणात्मक, इस तरीके से -5, ये कॉमा दे रहे हैं, ये भी कहां तक जाएगा? तो माइनस में, ये भी जो है अनंत तक माइनस में जाएगा, यानी माइनस में जाएगा, माइनस में अनंत तक। तो ये क्या बन गया? पूर्णांक संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा? सबसे छोटी पूर्णांक, तो सबसे छोटी पूर्णांक क्या हो सकता है? सबसे छोटी पूर्णांक इसमें अनलिमिटेड होगा,
अनंत हो गया माइनस में, यानी हम इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक अनंत। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक अनंत। और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक क्या हो जाएगा? प्लस में, सबसे बड़ी प्लस में, यानी धनात्मक अनंत। तो इसमें सबसे छोटी माइनस में, ये भी चूंकि अनंत माइनस यानी ऋणात्मक वाला भी -1 से शुरू होकर के अनंत तक जा रहा है। उसके बाद धनात्मक वाला भी शुरू होकर के कहां तक जा रहा है? अनंत जो है प्लस तक, प्लस में धनात्मक जो है अनंत तक जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी पूर्णांक जो है अनंत में हो जाएगा, धनात्मक अनंत तक जाता है। इसमें एक दो प्रश्न और बनेंगे, जैसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक है? सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है? सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है? सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है? सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है? क्या ये प्रश्न सही है? क्या ये प्रश्न सही है? तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल प्रश्न सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो यहां से शुरू होता है, और खत्म अनंत तक होता है। तो इसमें तो है ही, तो ये बात क्या है? सही है। दूसरा प्रश्न, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, तो क्या ये बात सही है? तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, तो ये भी इसमें है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन यहीं पे प्रश्न अगर इस तरीके से पूछा जाए, लेकिन अगर प्रश्न यही पलट दिया जाए, प्रश्न इस तरीके से कर दिया जाए कि क्या सभी पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है? एक प्राकृत संख्या है। क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है? तो आप कहेंगे कि जी नहीं, क्योंकि पूर्णांक जो है ना वो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या यहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक। तो क्या सभी पूर्णांक इसमें है? तो आप कहोगे जी नहीं, यहां से सब है, लेकिन यहां से यहां ये सब जो है ना इसमें नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्राकृत है। लेकिन सभी जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक सभी जो इसमें है नहीं है। यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां तक का सब इसमें है, लेकिन यहां से इधर वाला जो है ना इसमें नहीं है। तो सभी पूर्णांक एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। ये प्रश्न जो है गलत है। अब बात करते हैं कि सभी पूर्णांक क्या पूर्ण हो सकते हैं? अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या में देखिए ये 0 है, तो पूर्ण संख्या यहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अब पूर्ण संख्या हो गई ये, तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण है? तो हम कहेंगे यहां से यहां तक की सभी इसमें है, लेकिन यहां से इधर वाला इसमें नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी जो पूर्णांक है ना वो एक पूर्ण नहीं है। तो यह भी प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह भी प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और हम लोग नोट कर लेंगे, इसमें हम लोग एक चीज और नोट करेंगे।
कि पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक या शून्य यानी 0 भी हो सकता है। यानी पूर्णांक जो है ना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए धनात्मक यानी 1 से यहाँ तक धनात्मक, यहाँ ये है ऋणात्मक और ये 0 भी है इसमें। यानी हम ये नोट में करके लिखेंगे कि पूर्णांक जो होता है ना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है और इसमें 0 भी शामिल है ना। हो सकता नहीं है बल्कि यहाँ लिख लीजिए होता है। तो ये हमारा पूर्णांक था। अब हम लोग जानेंगे आगे हम लोग जान लेते हैं कि अब हम लोग जान लेते हैं सम संख्या। इसको मिटा देते हैं। तो कौन सा नंबर हो गया? चौथा नंबर में हम लोग जानेंगे सम संख्या, या हम इसको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहेंगे? तो जो संख्या है 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो, यानी 2 से अगर भाग दें जिस संख्याओं को और पूरा कट जाए यानी शेषफल 0 हो जाए तो हम उस संख्या को क्या बोल सकते हैं? सम संख्या बोलेंगे। जैसे अगर बात करें, यहाँ पहले परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो, या हम लिखेंगे वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए, उसे सम संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहेंगे। तो जो संख्या 2 से कटेगा, पूरी तरह से कटना चाहिए, 2 से भाग देंगे और 0 आ गया शेषफल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो संख्या सम संख्या है। जैसे अगर बात की जाए तो सम संख्या में कौन आ जाएगा? क्या एक सम संख्या है? अगर बात की जाए क्या एक सम संख्या है? तो एक सम संख्या नहीं है। एक सम संख्या नहीं है क्योंकि एक को अगर हम भाग देंगे 2 से तो ये नहीं कटेगा। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से इन सभी संख्याओं को भाग देंगे 2 से, पूरी तरह से कटेगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये संख्या जो है ना क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सम संख्या। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, क्या 785 क्या ये सम संख्या है? क्या ये सम संख्या है? पहचान करिए, क्या 567 सम संख्या है या विषम संख्या है? क्या 986 सम है या विषम है? तो पहचान कैसे करेंगे? किसी भी सम संख्याओं को पहचान करने के लिए हमें उसका इकाई अंक यानी अंतिम अंक जो है ना, अंतिम अंक, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। तो हमें अंतिम से
संख्या बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान के चलते हैं कि इस संख्या को और बड़ी बनानी हो तो इस तरीके से हम और बड़ा इसको कर सकते हैं। ये संख्या जो है ना कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76 लाख बन गई है। 76 लाख। और आप देख सकते हैं कि 76 लाख संख्या ये बन गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76,75,785। अब इस संख्या को हम कैसे जानेंगे कि सम है या विषम है? तो इसके इकाई अंक से पता, संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसके इकाई अंक से पता चल जाएगा कि वो संख्या सम है या विषम है। तो इकाई अंक में क्या होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो समझ जाना है कि वो संख्या क्या है, सम संख्या है। सम संख्या जैसे अगर बात करें इस संख्या का, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 2 से कटेगा ही नहीं, 2 से भाग दीजिए 5, तो 2 दूना 4, एक शेष बला रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। उस तरीके से इसको भी भाग दे लीजिए, यहाँ पे 7 है तो 7 को भाग दीजिएगा, 7 को भाग दीजिएगा 2 से, इकाई अंक को भाग देना है। किसको भाग देना है, इकाई अंक को। तो इकाई अंक को हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6, शेष फल 1 बच रहा है, तो ये एक शेष फल आ गया। ये भी क्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद अगर बात करते हैं 986, तो 986 का इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। 2 से भाग दिए, शेषफल 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्याओं के इकाई अंक की अगर बात करें, यहां पे आप लिख सकते हैं सम संख्याओं के इकाई अंक, सम संख्याओं के इकाई अंक। तो सम संख्या का जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक में या तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सभी सम संख्या जो बनते हैं उनके इकाई अंक में यानी अंतिम में ये 5 में से कोई एक होगा। अगर इन 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रहा है किसी भी इकाई अंक में तो समझ जाना है कि वो संख्या सम नहीं है, वो विषम है। वो संख्या कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या। अब इसमें सबसे छोटी देखिए, सबसे छोटी जो सम संख्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या जो है वो आपका 2 हो जाएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं विषम संख्या का। हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सम संख्या जो है ना, जो जैसे उदाहरण आप लोग जो लिखे हैं, सम संख्या कौन हो जाएगा, 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 10 इस तरीके से अनंत तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। हम इसको ऑड नंबर भी बोल सकते हैं, विषम संख्या या ऑड नंबर। विषम संख्या सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसका परिभाषा, सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित था, पूरी पूरी कट रहा था, शेषफल 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे,
वे सभी संख्याएं जिसे 2 से, या हम लिख सकते हैं कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित, 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। और हमेशा एक चीज इसमें और हम लोग को डाल देना है, ऐड कर लेना है कि हमेशा विषम संख्या को, वे सभी संख्या जो 2 से मतलब 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा और उसे हम भाग देंगे ना, तो हमेशा विषम संख्या को 2 से भाग देने पर शेषफल जो है ना, शेषफल हमेशा 1 आएगा। हमेशा 1 आएगा। विषम संख्या को 2 से भाग दीजिएगा तो हमेशा शेषफल क्या बनेगा? 1 बनेगा। जैसे यहां पे अगर बात करें, जैसे 561 या मैं 563 भी रख सकता हूं। भाग दीजिए, इसको भाग दीजिएगा ना 2 से, तो शेषफल हमेशा क्या बनेगा? हमेशा शेषफल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे में हम विषम संख्या क्या लिख सकते हैं? 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ये सबके सब क्या है? ये सबके सब क्या है? विषम संख्या है। अब इन सभी में से किसी को भी आप 2 से भाग देके देख लीजिए, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तीन उठा लेते हैं 3 को, अब 3 को अगर 2 से भाग देंगे, तो क्या बनेगा? शेषफल 2 एकम 2, शेषफल कितना हो गया? 1। शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। 5 को 5 भाग दीजिए, 2 दूना 4, शेषफल कितना हो जाएगा? 1। 7 को भाग देके देखिए, 2 2 3 6, शेषफल क्या हो जाएगा? 1। किसी भी विषम संख्या को भाग देके देख लीजिए, शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये था सम संख्या और विषम संख्या तक हम लोग जाने। अब नोट में यहाँ पे एक बात और लिख लेना है कि 2 विषम संख्याओं का योगफल हमेशा एक क्या बनेगा? सम संख्या होता है।
दो विषम संख्याओं का जो योगफल है हमेशा एक सम संख्या होता है। जब भी हम दो विषम संख्याओं को ऐड करेंगे, आप जोड़ करके देख लीजिएगा, किसी भी दो संख्याओं को जोड़ लीजिए, इसमें एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं 1 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। और 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या। आप किसी को जोड़ लीजिए, 3 और 7 को जोड़ लीजिए, 3 और 7 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 क्या है? एक सम संख्या है। आप किसी को भी जोड़ लीजिए, 9 और 11 को जोड़ लीजिए, 9 और 11 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 9 और 11 को जोड़ेंगे 20 बन जाएगा। और 20 क्या है? सम संख्या। हमेशा कभी भी दो विषम संख्याओं का योगफल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगा। ये बात याद रखनी है। तो ये बात हमेशा क्या करनी है? याद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, यानी कल। बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चीजों को, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।